हाल ही में सोलोमन आइलैंड और चाइना के बीच एक ड्राफ्ट सिक्योरिटी पैक्ट के कुछ पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुए हैं। लीक हुए पेपर इस बात की संभावना रखते हैं कि इंडो पैसिफिक में जो एक एस्टैब्लिश जियोपॉलिटिक्स थी उसमें अब हलचल हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक अच्छा खासा रिएक्शन दिया है और चाइना के द्वारा एक संभावित मिलिट्री बेस सोलोमन आइलैंड में बनाने की बात भी विश्लेषकों के द्वारा की जा रही है। आज की वीडियो में इस सिक्योरिटी पैक्ट के बारे में समझेंगे, चाइना का सोलोमन आइलैंड में क्या इंटरेस्ट है इसके बारे में समझेंगे, आकुस और क्वाड क्या है और इंडो पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स में इनका क्या रोल है इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही भारत क्या कुछ कर सकता है इसको भी टच करते हुए चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इंडो पैसिफिक का क्षेत्र अभी देखिए पावर का एक सेंटर बनता जा रहा है और फिलहाल ये जो लीक पेपर आए हैं इनके बाद एक पावर स्ट्रगल हमें इंडो पैसिफिक में US बनाम चाइना देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण जो समझौते हैं आकुस और क्वाड के रूप में, वो स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना को टक्कर देने के लिए ही आए हैं और इनमें से एक में भारत तो सदस्य देश भी है। आकुस में भी जो कंट्रियां हैं उनके साथ भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है और हाल ही में चाइना का एक पुराना दोस्त ऑस्ट्रेलिया अब चाइना का दुश्मन बनता हुआ नजर आ रहा है। इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए द डिप्लोमेट में एक आर्टिकल आया था कि द जियोपॉलिटिकल आफ्टर शॉक्स ऑफ द चाइना सोलोमन आइलैंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इसमें बताया गया है कि जो आकुस बना है इसके रिएक्शन में चाइना ने रिस्पॉन्स दिया है सोलोमन आइलैंड के साथ ये सिक्योरिटी पैक्ट साइन करके, और साथ इसमें बताया हुआ है कि जो US और ऑस्ट्रेलिया है अब वो कंसीडर कर रहे हैं कि कैसे वो एक रिस्पॉन्स करें इस चीज़ को लेकर। और इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि इसकी वजह से अब इंडो पैसिफिक में हमें जो है कंपटीशन, सिक्योरिटी कंपटीशन इंटेंसिफाई बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा बाकी बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है, यहाँ पर आप देखिए देख सकते हैं। द हिंदू में एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो है इसको लेकर आया था, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इस आर्टिकल का हर एक पॉइंट मैंने कवर किया हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि सोलोमन आइलैंड के साथ चाइना के सिक्योरिटी कॉपरेशन डील को लेकर क्या जो है कंट्रोवर्सी चल रही है और साउथ पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स को लेकर इसका क्या मतलब है। एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। देखिए ये पहले हम देख लेते हैं सोलोमन आइलैंड की लोकेशन क्या है, क्योंकि इसकी इतनी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है कि इस आइलैंड पे चाइना के द्वारा पैर पसारना संभावित दिखाई देता है, वो भी तब जब ऑस्ट्रेलिया US के ज़्यादा नज़दीक होता जा रहा हो और इसकी चाइना से दूरी बढ़ती जा रही हो। अगर हम देखें तो ये अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो ये देखिए सोलोमन आइलैंड की लोकेशन है। ये करीब 1400 मील की दूरी पर ही है ऑस्ट्रेलिया से। कितना? सिर्फ 1400 मील। इसके अलावा देखिए यहाँ पर न्यूजीलैंड है। जो पेपर लीक हुए हैं उनके जो संभावित प्रावधान उसमें दिखाए हैं वो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया को ही टारगेट करते हुए प्रतीत होते हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि चाइना भले ही छुपा रहा हो लेकिन एक संभावित मिलिट्री अड्डा वो जो है सोलोमन आइलैंड में बनाने के बारे में सोच रहा है। ऐसा उसने जिबूती के टाइम पर भी किया था। जिबूती के टाइम पर भी चाइना ने ये कहा था वो एक लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस बना रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला उनका एक आर्म्ड अड्डा वहाँ पर बन गया और यही हमें सोलोमन आइलैंड में भी देखने को मिलेगा। ये हमने देखिए लोकेशन समझी। अब देखिए इस वाले एरिया में चीन का इस तरह का ये पहला क्या है सौदा है। हालांकि सोलोमन आइलैंड की तरफ से कंफर्मेशन दिया गया है कि हाँ हम ऐसे डील साइन तो कर रहे हैं, लेकिन कोई मिलिट्री बेस जो है चाइना के द्वारा यहाँ पर नहीं बनाया जा रहा। इसको लेकर चाइना के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने कैसा रिएक्शन दिया है तो आप समझिए। ऑस्ट्रेलिया का एक सिक्योरिटी मिशन सोलोमन आइलैंड में चल रहा था। दरअसल वहाँ की राजधानी में कुछ दंगे हुए थे। उन दंगों के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया की जो पुलिस है शांति रक्षक के रूप में आइलैंड की राजधानी में रह रही थी। उन्होंने कुछ और ग्रांट देकर, कुछ और पैसे देकर इस सिक्योरिटी मिशन को एक्सटेंड कर दिया है कि हमारी पुलिस अब ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ रहेगी। और अमेरिका ने कहा है कि हम जो है अपना एक डिप्लोमेटिक ऑफिस वहाँ पर खोलेंगे।
29 सालों के बाद अमेरिका जो है हुइनारा में अपनी एम्बेसी खोल रहा है। और ये जो मैंने आपको वर्ड लिया, क्या नाम है, होनियारा, ये सोलोमन आइलैंड की कैपिटल है। इतना आपने समझा। अब देखिए इस एग्रीमेंट के क्या क्या प्रोविजन है। मिलिट्री अड्डे की बात मैंने बता दी। दूसरा प्रोविजन ये है, यदि सोलोमन आइलैंड चाहे तो चाइना की पुलिस को, मिलिट्री को जो है मदद पड़ने पर बुला सकता है। दूसरा प्रोविजन ये है, अगर चाइना को ऐसा लगता है कि उसके लोगों को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, आइलैंड पर कोई खतरा है किसी तीसरी पावर से, तो वो अपनी मिलिट्री को, आर्म्ड फोर्सेस को आइलैंड पर जो है भेज सकता है। अब देखिए ये जो डील है अभी साइन तो नहीं हुई है और किसी को नहीं पता कि फाइनली जो डील साइन होगी उसमें जो ड्राफ्ट के अंदर प्रोविजंस थे वो होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि साउथ पैसिफिक रीजन में जो एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म था वो तो डिस्टर्ब हो ही रहा है, साथ ही यहाँ पर ये पावर स्ट्रगल को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। अब देखिए जो समझौता है इसका डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों लेवल पर जो है विरोध हो रहा है। इंटरनेशनली AUKUS जो है, जिसके जो सहयोगी देश है वो है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, इन्होंने अपोज किया है। और डोमेस्टिकली भी जो राजधानी है वहाँ पर दंगे हो रहे हैं क्योंकि वहाँ के लोग चाइनीज़ बिजनेस से, चाइनीज़ लेबर से और चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो चाइना से ही लोग आ रहे हैं उससे ऑलरेडी काफ़ी परेशान हैं। अब हम समझते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में क्या एक सिक्योरिटी बैलेंस अभी तक मेंटेन हो रहा है। देखिए यूएस की जो अलाइन कंट्रीज है और यूएस के साथ जो थोड़ी मित्र देश है उनको ब्लू कलर से, ब्लू वाइट कलर से दिखाया गया है। कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यहाँ पर आप देखेंगे फिलीपींस है, जापान है, साउथ कोरिया है। ये देखिए यूएस के पक्के वाले दोस्त हैं। थोड़े कच्चे वाले दोस्त देखते हैं तो भारत है, इसके अलावा देखिए थाईलैंड है और यहाँ पर आप देखेंगे तो वियतनाम है। अब चाइना के पक्के दोस्तों की बात करते हैं तो एक तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ही है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कौन है? नॉर्थ कोरिया है। दोनों ही नालायक देश हैं। अब जो चाइना के थोड़े कच्चे वाले दोस्त हैं उनको देखते हैं तो ये देखिए मंगोलिया है, अफगानिस्तान है, इसके अलावा आप देखेंगे तो म्यांमार है, श्रीलंका को हम कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंबोडिया है, ये कंट्रीज है। तो आपने देखा ये वाला जो रीजन है ये मार्क्ड हो गया है पूरा या तो यूएस के दोस्तों से या तो चाइना के दोस्तों से, यानी कि इस रीजन में इन दोनों ही देशों के बीच में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। और क्योंकि यूएस का पलड़ा थोड़ा ज़्यादा भारी है, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज उसके पक्के वाले दोस्त हैं और साथ में भारत जैसे दोस्त तो यूएस के साथ मिलकर काम करते हैं, तो चाइना को अपना इन्फ्लुएंस जो है इस रीजन पर बढ़ाना है। तो वो छोटे छोटे आइलैंड्स, जो छोटे द्वीपीय देश हैं, उन पर एक एक कर कर अपने पैर पसार रहा है। तो ये तो देखिए स्टैब्लिश जो है था। अब बात करते हैं सोलोमन आइलैंड ने क्या कहा। सोलोमन आइलैंड ने ये कहा है कि देखिए हम अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी एक कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, हम उसकी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते, इसीलिए हम चाइना के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कि देखिए ताइवान और चाइना, इसको लेकर क्या एक एंगल है। दरअसल चाइना का ये मानना है कि ताइवान कहीं ना कहीं हमारा एक हिस्सा है और आने वाले टाइम में वो वन नेशन चाइना की जो पॉलिसी है उसका एक इंटीग्रेट पार्ट होगा। तो कोई भी कंट्री अगर चाइना के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप करना चाहती है तो उसको जो है ताइवान के साथ अपने संबंधों को तोड़ना पड़ेगा। और अभी आप देखेंगे तो 2019 के बाद से सोलोमन आइलैंड में जो एक नई गवर्नमेंट आई है, इसने ताइवान के साथ अपने संबंधों को ख़त्म कर लिया है और चाइना के साथ अपने रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूत जो है कर लिया है। अब देखिए अगर हम बात करें कि 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पैसिफिक फैमिली को एक साथ जोड़ने के लिए एक पैसिफिक स्टेप अप नीति जो है शुरुआत की थी। बहुत सारे डॉलर्स के साथ इन्होंने एक जो है कोष भी स्थापित किया था और बेसिकली इस क्षेत्र में जो चाइना कर्जा दे रहा है और जो खर्चा कर रहा है उसके काउंटर के रूप में जो है इसको देखा जाता है। अमेरिका ने भी ये कहा है कि भाई चाइना जो अलग अलग योजना है इस वाले रीजन में लेकर आ रहा है, हम जो है इस चीज़ को लेकर चिंतित है और सोलोमन द्वीप में जो है अपना दूतावास फिर से खोलने की बात कर रहे हैं। अब देखिए
ये कहा जा रहा है कि चाइना का जो ये सिक्योरिटी पैक्ट है सोलोमन के साथ, ये कहीं ना कहीं आकुश को लेकर उसकी एक प्रतिक्रिया है। ये कैसे है ये हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे। अभी देखिए हम बात करते हैं सोलोमन आइलैंड के बारे में। देखिए ये जो इसकी स्थिति है वो जो पापुआ न्यू गिनिया है और साथ में वानुअतु है उसके बीच में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के बहुत नज़दीक है। ये आज़ाद हुआ 1978 में और तब से ये ब्रिटिश क्राउन के अंदर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के तहत काम कर रहा था। देखिए इसके शुरुआत से ही ताइवान के साथ बहुत अच्छे जो है संबंध थे, लेकिन जैसे जैसे ये करंट गवर्नमेंट आई होइनारा में ये संबंध जो है ख़त्म होने लग गए। 2019 में नई सरकार आई, बीजिंग ने कम से कम $500 बिलियन जो है होइनारा को ऑफर किए और ये कहा जाता है ताइवान ने 5 दशकों में जितना खर्चा पिछले 5 दशकों में किया था इस आइलैंड पर उसका ये 5 गुना ज़्यादा है। तो विपक्षी पार्टी सोलोमन आइलैंड की ये कह रही है कि चाइना ने ब्राइब किया है सोलोमन आइलैंड को, या फिर आप कह सकते हैं तत्कालीन सरकार को, ताइवान के साथ अपने संबंध खत्म करने के लिए। ये देखिए अब ऐसा नहीं है कि आइलैंड की जो पॉपुलेशन है वो बहुत खुश है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रायट्स प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो चाइनीज़ बिजनेस है, जो चाइनीज़ लेबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो चाइना से लोग आ रहे हैं, उससे जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो काफ़ी परेशान भी हो रही है। ये तो हमने समझा कि देखिए इस आइलैंड के बारे में, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। अब बात करते हैं इस आइलैंड में चीन की इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों है। सबसे पहले तो ताइवान की भूमिका मैंने आपको समझाया। देखिए पैसिफिक ओशियन में 6 आइलैंड ऐसे हैं जिनके पक्के वाले रिश्ते हैं ताइवान के साथ, और चाइना चाहता है धीरे धीरे ये चीज़ ख़त्म हो। चाइना की एक पॉलिसी है जो भी हमसे संबंध रखना चाहेगा उसको ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ने होंगे, और सोलोमन आइलैंड के साथ वो ऐसा कर चुका है, वो संबंध तोड़ चुके हैं। तो अब देखिए एक और कंट्री के ने भी ऐसा कर लिया है। तो अब देखिए पैसिफिक वाले रीजन में केवल 4 आइलैंड ही बचते हैं जो ताइवान के साथ राजनयिक संबंध बनाए हुए हैं। तो एक तो चाइना ताइवान को लेके जो आगे बढ़ता है, इसकी वजह से सोलोमन आइलैंड में इंटरेस्टेड है। दूसरा क्या है, वोट बैंक के रूप में। मैं पॉलिटिक्स यहाँ पर कैसे आ गई? दरअसल यूनाइटेड नेशन में हर कंट्री का अपना एक वोट होता है, चाहे वो छोटी सी क्यों ना हो, चाहे वो बड़ी क्यों ना हो। तो देखिए जब भी किसी कंट्री को अपनी मर्जी का कोई रेजोल्यूशन पास कराना होता है तो ये जो छोटे छोटे द्वीप है ये एक बहुत अच्छे वोट बैंक के रूप में वहाँ पर काम आते हैं। तीसरा समझते हैं बड़े समुद्री विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की उपस्थिति। देखिए जो पैसिफिक ओशियन है उसमें क्या है, भले ये द्वीप जो हैं ये छोटे छोटे हों, लेकिन इनका जो आप कह सकते हैं विशिष्ट स्पेशल जो आर्थिक इकोनॉमिक जोन होता है, EEZ जिसको हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो इनके प्रोपोर्शन में काफ़ी बड़ा है। यानी कि बाकी कंट्रीज़ के साथ जितना होता है जनरली, इन आइलैंड को ज़्यादा बड़े विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र पर अधिकार मिले हुए हैं, यानी ज़्यादा समुद्री संसाधनों पर इनके अधिकार है। मैंने आपको पहले ही बताया था पैसिफिक वाला एरिया मिनरल्स, गैस, पेट्रोल इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चाइना इन द्वीपों पर प्रभाव जमा कर इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर भी कब्जा करना चाहता है। इसके बाद देखिए खनिज संसाधनों की प्रचुरता। अगर सिर्फ सोलोमन आइलैंड की पर्टिकुलरली मैं बात करूँ, टिम्बर के वहाँ पर बहुत अच्छे रिजर्व है, फिशरीज के रिजर्व बहुत अच्छे हैं, और मिनरल्स का अच्छा खासा रिजर्व जो है सोलोमन आइलैंड के अंदर है। तो चाइना क्यों नहीं इंटरेस्टेड होगा। इसके बाद देखिए सामरिक महत्व, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है। ये मैप में आपको दिखा चुकी हूँ कि जो प्रशांत सागर है, इंडो पैसिफिक वाला जो एरिया है, मलक्का स्ट्रेट वहाँ पर है, बहुत सारा जो चाइना का कार्गो आता जाता है वो इसी रूट से आता जाता है। तो वो चाहता है कि इस रूट पर उसका एकाधिपत्य हो। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से चाइना जो है सोलोमन आइलैंड पे और इन जनरल इन छोटे छोटे देशों के साथ जो है इंटरेस्टेड है। अब मैंने आपको बताया था कि 2 जो है एग्रीमेंट्स, एक आकुश और एक क्वाड, इनका इंपॉर्टेंट, और आकुश के रिएक्शन में ही चाइना ने जो है ये पैक्ट किया है। आकुश क्या है, दरअसल ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में चाइना के प्रभाव को काउंटर करने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किया। इसको आकुश के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये साइन हुआ था इसके कुछ महीनों बाद ही यूपीएससी 2021 का जो है मेंस की परीक्षाएं हुई थी, उसमें ये प्रश्न जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। इतना महत्वपूर्ण ये है। अब
देखिए पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के साथ एक जो है ऐतिहासिक रक्षा संधि पर साइन किया गया, ठीक है। किस किस के साथ? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जिसका नाम जो है ऑकस या आकुस रखा गया। एक और चीज हुई, अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को जो न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी है वो भी दी, और ऐसा उसने बहुत टाइम पहले, सालों पहले केवल ब्रिटेन के साथ किया था। और ऐसा उसने ये किया ताकि ऑस्ट्रेलिया जब चीन के खिलाफ बोले तो हेजिटेंट ना हो, थोड़ा स्ट्रांग होके बोले, क्योंकि अब हमारे पास भी न्यूक्लियर सबमरीन है जो मुश्किल से 6 देशों के पास है, भारत भी उनमें से एक है, ठीक है। अब चाइना ने इस सबमरीन टेक्नोलॉजी को देने का काफ़ी विरोध किया था, क्योंकि उस वाले रीज़न में चाइना अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है। देखिए कोविड से पहले या उससे थोड़ा और पहले ऑस्ट्रेलिया के अच्छे संबंध थे चाइना के साथ, लेकिन चाइना की जो अग्रेशन की एक नीति है ये मजबूर करती है देशों को उससे दूर होने के लिए। और आप ही देख रहे हैं जो जो कंट्री चाइना के साथ गई है, चाहे वो श्रीलंका हो या कोई और कंट्री हो, तो उसका हाल तो आप कर्जे में दबा हुआ देख ही रहे हैं। खैर हम आकुस की बात कर रहे थे। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ में कुछ अन्य टेक्नोलॉजी, साइबर और समुद्र के नीचे उपयोग होने वाली दूसरी तकनीकों को साझा करने की बात की जा रही है। सैन्य क्षमता पर मुख्यतः इसका फोकस होगा, ठीक है। हिंद प्रशांत के क्षेत्र के जो देश है, खासकर जो ऑस्ट्रेलिया है, प्रशांत द्वीप है, उसमें चाइना का जो बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक पिछला आंगन है उस एरिया में, और साथ में कोविड-19 के बाद जो चीज़ें बदली हैं, तो ये कंट्रीज चाइना को काउंटर करने के लिए एक साथ आकुस के रूप में आई है। अब देखिए आकुस से पहले तो क्वाड भी आया था, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट है। आप देखेंगे आकुस की जो 2 कंट्रीज हैं वो क्वाड की भी जो है कंट्री है, यानी कि इसके जो है आप कह सकते हैं 2/3 मेंबर क्वाड के लगभग 1/3 मेंबरशिप या 1/4 मेंबरशिप जो है बनाते हैं। मैथमेटिकली शायद ये गलत हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट आकुश के भी मेंबर हैं और ये क्वाड के भी मेंबर हैं। अब क्वाड और आकुश एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जिससे इंडो पैसिफिक वाले एरिया पर चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर बात करें क्वाड की, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कंट्रीज कौन कौन से दिखाई गई हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर है, आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर है। अब इनको आप मिला दीजिए, अगर आप इनको मिला दें तो बीच में कौन है? चाइना है। इसको घेरने के लिए बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। मैप से बहुत चीज़ें जो है समझ में आ जाती है। मेंबर कौन कौन से हैं मैंने आपको दिखा दिए, पोटेंशियल मेंबर्स कौन कौन से, संभावित कौन कौन से हैं। अगर देखिए कनाडा भी इसमें जुड़ जाए तो फिर क्या है, यहाँ पर देखिए जापान भी इसमें जुड़ जाए तो फिर देखिए और अच्छे तरीके से घेरा जा सकेगा, ठीक है। सिस्टमेटिक कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, तो सिस्टमेटिकली कॉम्पिटिटर कौन है? चाइना ही है, ठीक है, इस कलर से दिखाया गया है। तो मैप से आप देखिए साफ साफ पता चलता है कि चाइना को घेरने के लिए इस संस्थान को, इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब बात करते हैं क्वाड की। देखिए क्वाड बना था, इसने कभी भी ये नहीं माना कि हम चाइना को काउंटर करने के लिए साथ आए हैं, और सिक्योरिटी जैसी चीज़ें हमारी प्रायोरिटी नहीं है, ये भी कहा गया। और कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑकस की वजह से क्वाड आगे बढ़ रहा है या उसकी रिलेवेंस कम हो रही है। खैर ये एक अलग चीज़, हम किसी और दिन इस पर बात करेंगे। लेकिन क्योंकि भारत आकुश का पार्ट नहीं है, क्वाड का पार्ट है, तो भारत को चाहिए कि जो ये पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, इसमें अपने को आगे रखने के लिए क्वाड के जरिए वो बढ़ चढ़कर भागीदारी ले। चाइना के अग्रेशन का सामना भारत को भी करना पड़ता है, तो जो बाकी कंट्रीज है जिनकी चाइना के साथ नहीं बन रही है, उनको साथ लेकर चले और क्वाड प्लस के मुद्दे पर जो है काम करे। यानी कि QUAD जो है इस प्लस, इसमें और कंट्रीज को जोड़कर जो है इस पर काम करे। इससे क्या होगा, एक सिक्योरिटी बैलेंस जो है मेंटेन हो जाएगा, और जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात की जाती है, केवल एक ही ध्रुव ना हो हमारे विश्व का, बहुत सारे जो है नेता हो, बहुत सारे शीर्ष हो, उस विजन को जो है साकार किया जा सकता है। देखिए इंडो पैसिफिक एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ग्लोबली इंटरेस्ट जो है डेवलप हो रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया की लोकेशन ऐसी है, क्योंकि इंडो जो हमारा पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर जो
कम से कम हिंद महासागर है उसमें हम बहुत अच्छी लोकेशन रखते हैं। तो अपनी सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए इस सारे एंगल को, इस सारे जियोपॉलिटिक्स को भारत चाहे तो अपने हित में जो है यूज कर सकता है। और AUKUS प्लस क्वाड अगर इनको जोड़ दिया जाए तो एक लार्जर विजन जो है इंडो पैसिफिक के चैलेंजेस को टैकल करने में हो सकता है। और साथ में जो एक ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक जो है हम एक नीति रखते हैं पॉलिसी की, जो ये एरिया है ये ओपन होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, इसको जो है साकार किया जा सकता है। अगर कभी इंडो पैसिफिक पे कुछ लिखने को आए तो मालाबार एक्सरसाइज के बारे में भी ज़रूर लिखिएगा। क्वाड के जो मेंबर्स हैं वो मालाबार एक्सरसाइज के भी मेंबर्स हैं। तो ये था आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। स्लाइड को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक बार देखें तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ये जापान है, ये देखिए यूएस है और यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया है। ये भी क्वाड एक चतुर्भुज जो है बनाते हैं जिसमें चाइना का थोड़ा सा हिस्सा आता है। इसके अलावा एक डायमंड नेकलेस वाला कॉन्सेप्ट भी आता है, किसी और वीडियो में उसको जो है हम कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रुकिए, सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।